नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। कांग्रेस के बिकाऊ टिकाऊ नारे के बीच सीएम शिवराज ने कह दिया कि उनकी पार्टी चुनाव कराने के लिए तैयार है। शिवराज के ऐलान के बाद से प्रदेश में उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सीएम ने आज चुनाव की समीक्षा बैठक भी की, जिसमें बीडी शर्मा के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। एमपी में उपचुनाव की तारीख तय हुई नहीं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग अपने शबाब पर है। कांग्रेस के 15 अगस्त पर कमलनाथ के ध्वजारोहण के दावे से शुरू हुए जुबानी तीर अब उपचुनाव में बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए जैसे नारों के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी में है कांग्रेस के लिहाज से यही वो नारा है जो उसे सियासी रणभूमि में बीजेपी के मुकाबले बढ़त दिलाएगा। अब कांग्रेस उपचुनाव में इससे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने जा रही है। आज जनता जागरूक है और जनता जानती है देश में जनता जिसको जनमत देती है, और अगर वो जनता के जनमत का अपमान करता है, जनता के जनमत को बेचने का काम करता है, ऐसे लोगों को जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी। प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि है। आप देख लीजिए 25 बिकाऊ गए हैं, 25। हमारे वहाँ उस समय ये धंधा नहीं चलता था बिकाऊ वाला। प्रेमचंद गुड्डू जब टिकट नहीं मिला छोड़ के चले गए थे एक आध बार, तो वो बिके हुए नहीं है। तो बिके हुए बच्चा बोल रहा है 35 करोड़, किसी ने 50 करोड़ लिया। तो 25 लोगों की सूची है। ये एक आध बीजेपी से वापस कांग्रेस के ही डीएनए था ना उनमें, गुड्डू एंड कंपनी में। 15 अगस्त को कमलनाथ के हाथों ध्वजारोहण के दावों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहले ही तंज कस चुके हैं। साथ ही चुनावी चक्रव्यूह रचने में जुटी बीजेपी काफी पहले से मैदान में डटी है। लगातार बैठकें हो रही हैं, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने की हर मुमकिन कोशिश जारी है। वहीं कांग्रेस के नारे पर पलटवार बीजेपी ने भी किया। शिवराज सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत कहते हैं कांग्रेस के पास उपचुनाव में उतारने के लिए कैंडिडेट ही नहीं है। मैं जहां तक देख रहा हूं कि कांग्रेस को उम्मीदवार मिल ही नहीं रहे, यहाँ तक कि वो भाजपा में ही कैंडिडेट ढूंढने की प्रयास कर रही है, तलाश कर रहे हैं। ये तो उनका हाल है। तो उम्मीदवार खुद के पास नहीं है और तुम बिकाऊ टिकाऊ के नारे दे रहे हो, तुम्हारे नारे सुनेगा कौन? ऐसा है, कांग्रेस जो अपने विधायक हैं ऑलरेडी, उन्हीं को नहीं संभाल पा रही। पहले 22 गए, उसके बाद भी एक एक करके। अगर कांग्रेस का काम ठीक होता तो लोग कांग्रेस नहीं छोड़ते। तो वो अपने खुद आत्ममंथन करें, दूसरों के ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है, और जनता उपचुनाव में बता देगी कि वो किसके साथ है। बीजेपी को चुनाव करवाती है, चुनाव आयोग तय करते हैं, और चुनाव आयोग जब चाहे चुनाव करवाए, हम तैयार हैं। हालांकि एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर एक बार फिर कहा है कि बीजेपी बस चुनाव तक खैर मना ले, अगली दफा तो झंडारोहण कमलनाथ ही करेंगे। उधर उपचुनाव में हो रही देरी पर बीजेपी कहती है कि चुनाव बीजेपी या सरकार नहीं कराती, हम तो तैयार हैं। यानी कोरोना संक्रमण के चलते अगर चुनाव टलते भी हैं, ऐसे में उपचुनाव तक बढ़त तो हर हाल में बनी रहनी चाहिए। ये कोशिश कांग्रेस बीजेपी दोनों की है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। वहीं कल मालवा की राजनीति का बड़ा दिन साबित होने जा रहा है। कभी एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया की कल मुलाकात होगी, और इस मुलाकात पर सभी की नजर रहेगी। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में धुर विरोधी रहे और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे दोनों दिग्गज नेताओं के मिलन से एक बार फिर मालवा की सियासी तस्वीर बदलने की संभावना है। देखिए, एमपीएससी चुनाव में सिंधिया जी और कैलाश विजयवर्गीय जी और रमेश मेंदोला जी का गुट एक धुर विरोधी रहे, और अभी रमेश मेंदोला को जो मंत्री नहीं बनाएगा उसमें कहीं न कहीं सिंधिया जी का भी हस्तक्षेप माना जा रहा है। तो एक अंदरूनी नाराजगी जो कैलाश विजयवर्गीय के खेमे में सिंधिया जी को लेकर, उस खाई को पाटने के लिए, उसकी लीपापोती करने के लिए ये सिंधिया जी का दौरा है इंदौर में, कि क्योंकि रमेश मेंदोला जी सागर के प्रभारी हैं, और इन प्रकार उनके तुलसी सिलावट जी को चुनाव जिता दें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सावेर में तुलसी सिलावट जी का घोर विरोध है और भाजपा का कार्यकर्ता और वहाँ के नेता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जिस दिन सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, निसंदेह उस दिन सारे मनमुटाव और
जो भी था सब खत्म हो गया, क्योंकि पर्सनल तो कुछ था नहीं, सब आइडियोलॉजी को लेकर था। अब मगर क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो जिस दिन आए उसी दिन कैलाश विजयवर्गीय जी की उनसे दिल्ली में भेंट हो गई थी, काफ़ी अच्छी चर्चा हुई थी। और अब वो आ रहे हैं तो क्योंकि उनका अपने आप में क्रेज़ है, तो हम लोग भी बहुत खुश हैं और हमारे आसपास के लोग। तो कल बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर के दौरे पर रहेंगे और सिंधिया के इंदौर दौरे पर आने से पहले ही बीजेपी नेता और विधायक रमेश मेंदोला ने बगावती तेवर अपना लिया है। कल के सिंधिया के दौरे में विधायक रमेश मेंदोला साथ नहीं रहेंगे। सिंधिया ने भी मेंदोला के घर जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। मंत्री नहीं बनाए जाने से रमेश मेंदोला नाराज चल रहे हैं और इस वजह से ये ठनाठनी आपको कल देखने को मिलेगी। तो उपचुनाव टालने के कांग्रेस के आरोपों पर प्रदेश के मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार हैं, कांग्रेस सिर्फ अपना घर संभाले। कांग्रेस इस तरीके की बातें क्यों करती है? बार बार के चुनाव टाल रहे हैं, जानबूझ के टाल रहे हैं, और सारी जो सीटें हैं वो नतीजे सामने आएंगे तो ये सारी सीटें हार जाएंगे। इस तरीके के जो आरोप हैं आपको क्या लगता है कि वो क्या दिखाता है? कांग्रेस क्यों ऐसा? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस जो अपने विधायक हैं ऑलरेडी, उन्हीं को नहीं संभाल पा रही। पहले 22 गए, उसके बाद भी एक एक करके अगर कांग्रेस का। अटल जी की पुण्यतिथि पर आज भोपाल बीजेपी दफ्तर में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि खुद नेहरू जी ने अटल जी के लिए कहा था कि एक दिन ये लड़का देश का प्रधानमंत्री होगा और वो बने, सबको साथ लेकर चले। लोकसभा में उन्होंने सरकारी नीतियों की आलोचना की थी और भाषण उनका ऐसा मनमोहक था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जब एक विदेशी मेहमान से परिचय कराना था तो नेहरू जी ने यह कहा था, यह अटल बिहारी वाजपेयी भारत के उदीयमान नेता, ये एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। अटल जी का नाम हमें विकास की प्रेरणा देता रहेगा। भोपाल में उनकी दिव्य और भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी और अटल जी का जन्मदिन 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश सरकार सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी। अटल जी की पुण्यतिथि पर प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी उनको याद कर ट्वीट किया। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि उनकी उदारवादी सोच और सिद्धांतों को नमन, जिन्होंने उनको स्पष्टवादी और लोकप्रिय बनाया। वहीं बीजेपी पर हमेशा हमलावर रहने वाली जीतू पटवारी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। पटवारी ने ट्वीट कर कहा कि ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपने दल के नेताओं को राज्य धर्म के पालन की नसीहत दी, उन्हें मेरा आज सादर नमन। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर उन्हें भारतीय राजनीति के ध्रुव का तारा बताकर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। गुना में बढ़ते अवैध रेत खनन को रोकने के लिए चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह मैदान में कूद गए हैं। विसल ब्लोअर की तरह खनन माफिया की घेराबंदी के लिए मैदान में कूदे लक्ष्मण सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी लेटर लिख सलाह भी दी है। बयान देते हुए उन्होंने कहा कि माफिया का दबदबा इतना ज्यादा है कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, रेत माफिया, वन माफिया का रसूख हमेशा बरकरार रहता है। एक बना रखा है दादागिरी का, गुंडागिरी का, अवैध खनन, जंगलों पे कब्जा, सारा अवैध धंधा, ड्रग्स का धंधा। ये कौन लोग हैं जिनको दोनों सरकार में संरक्षण मिलता है? हमारी सरकार में भी मिलता है और आज भी मिल रहा है, वही लोग हैं। तो हम लोग पता करें और पता करके इनको जेल के अंदर भेजें। पंचायतों को खनन का अधिकार दिया जाए। आज जैसे खैराई पंचायत है, खैराई पंचायत के आसपास अगर कोई रेत है तो खैराई पंचायत के लोग निकालें, पंचायत का वहाँ रॉयल्टी दें या जो भी आसपास के गांव के ले जाएं। साथ में उनके पिताजी वो और उनके चाचा विधायक जो चाचौड़ा से वो साथ में लेके अपराधियों को घूमते हैं। उनके जो चाचा के विधायक प्रतिनिधि है, कोई डोड़ा चूरा में पकड़ाता है,
कोई जुए के 3 जगह जुए के बड़े बड़े अड्डे चल रहे हैं तो उसमें उनको पकड़ा। खुद दिग्विजय सिंह का राज्यसभा का सांसद प्रतिनिधि बल्लू चौहान दीपक वो पकड़ा है, उसमें इन्होंने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? अगर ये जिले के बारे में सोचते हैं तो इनको तत्काल प्रतिक्रिया देना चाहिए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे और राजघाट कॉलोनी स्थित निवास पर नागरिकों की समस्याएं सुनी और फिर नरोत्तम मिश्रा कटीली ग्राम पहुंचे। यहां पर कामगार सेतु स्ट्रीट वेंडर योजना का शुभारंभ किया। डॉक्टर मिश्रा ने कटीली ग्राम में स्ट्रीट वेंडर लोन योजना के तहत 119 कामगारों को 11,90,000 की राशि स्वीकृत के प्रमाण पत्र बांटे और इसके साथ ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा नोनेर ग्राम पहुंचकर कई परिवारों से मिलकर मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। पूरे के पूरे मजदूरों की चिंता करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारे नेता दिल्ली के प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहा सो करके दिखाया। खबर भोपाल से है। अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण की नोटशीट पर नया विवाद खड़ा हो गया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। इस मामले में नए सिरे से पॉलिसी मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद बनेगी। वहीं जीतू पटवारी ने मोहन यादव से गुमराह न करने की बात कही है। अपने वर्तमान के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी से अनुरोध है कि आप कम से कम जो फॉलन आउट अतिथि विद्वान है, अभी आपने जो प्रक्रिया प्रारंभ की है, केवल 900 अतिथि विद्वान अंदर आ रहे हैं, आप सब पूरे अतिथि विद्वानों को अंदर लीजिए। उनका क्या उद्देश्य है मैं नहीं कह सकता इस संदर्भ में, लेकिन हम उनसे आग्रह कर रहे हैं, बार बार आग्रह कर रहे हैं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे पंडाल में आकर जो हमारी मांगों का समर्थन किया था, विधानसभा में जो हमारी मांगों के लिए गतिरोध उत्पन्न किया था, और जैसा कि वो पूर्व शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि हमने नोटशीट तैयार करी थी उनके नियमितीकरण के लिए, तो उस पर ध्यान दीजिए उस पर और उसको पूरा कीजिए और फॉरेन आउट विद्वानों को व्यवस्था में लीजिए। अपने की तैयारी भी केवल 900 अतिथि विद्वानों की है और 1800 अतिथि विद्वान फॉलन आउट हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बाकी के 900 अतिथि विद्वान कहाँ जाएंगे। साथ ही साथ जो नियमितीकरण की बात हो रही है, मंत्री जी कह रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई भी नोटशीट नहीं बनाई थी, तो नोटशीट की एक प्रति है मेरे पास जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है, माननीय जीतू पटवारी जी जो पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री थे उनके साइन है कि कैबिनेट में हमारे द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया है कि अतिथि विद्वानों को नियमित किया जाए और जो गैर योग्यताधारी उन्हें 4 साल का समय दिया जाए और नियमितीकरण समय योग्यता पूर्ण होने के बाद उनका नियमितीकरण किया जाए। तो जिस तरीके से अधिकारी उनको घुमा फिरा रहे हैं और बरगला रहे हैं, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा क्योंकि उन्होंने स्वयं पंडाल में आकर के कहा था कि अतिथि विद्वानों का जो सिलेक्शन होता है वो पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया से होता है और पूरे भारत में मेरिट के अनुसार होता है। तो जब वो स्वयं इस बात को मान रहे थे तो आज वो कहाँ पूरी फॉर्मेलिटी चॉइस फिलिंग के अनुसार लगातार 2 महीने की एक्सरसाइज के बाद पूरी की थी। सिर्फ उनको परिपत्र आमंत्रण या निमंत्रण देने की एक प्रोसेस होती है सरकार विभाग के अनुसार, वो बची थी। मोहन यादव किसी भी प्रकार से मंत्री जी से आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि गुमराह न करें, आप सार्वजनिक करें वो फाइल जिसमें ये आप कहते हो कि आदेश नहीं हुए थे, अतिथि विद्वानों की प्रक्रिया नहीं हुई थी, प्रक्रिया पूरी हुई थी। शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें किसी प्रकार की दुर्भावना, राजनीतिक गंध, राजनीतिक प्लस माइनस, इससे बच के काम करना चाहिए। दोबारा से चॉइस फिलिंग के लिए विचार कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी बचे लोग हैं उसके संबंध में निर्णय हो रहे हैं, क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार में उन्होंने ढिंढोरा बहुत पीटा के हमने 450 लोगों को ले रहे हैं, कर रहे हैं ये वो, लेकिन उनका कोई कैबिनेट का एक नाम मात्र का लेटर था ना, उसका पालन हुआ ना, आगे कुछ होने वाला है। सर ये आपने जिक्र किया तो इसमें जो पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी उन्होंने यही कहा था कि जो अतिथि विद्वान है उनको नियमित करने का उन्होंने नोटशीट तैयार कर दी, सिर्फ आपको कैबिनेट में लेकर जाना है, उसको पारित करना, माने सिर्फ मुहर बस लगानी है। देखिए ऐसे कई कागज बेवकूफ बनाने के लिए रहते हैं और ये कोई बात नहीं हुई। अगर वो कर सकते थे तो 1.5 साल उनकी सरकार रही है, उन्होंने कहा। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर छतरपुर के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अश्लील वीडियो लिंक होने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में वेबसाइट से यह वीडियो लिंक यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा हटा दिया गया। बताते चलें कि 4 अगस्त की यूनिवर्सिटी के प्राचार्य प्राध्यापक के एकीकृत जानकारी के लिंक खोलने पर यह अश्लील वीडियो खुल रहे थे। जब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने इस लिंक को हटवा दिया। रजिस्ट्रार की माने तो किसी ने विश्वविद्यालय को बदनाम करने की नियत से ये साजिश रची है। हमने जो अपने कंप्यूटर ऑपरेटर से जानकारी ली और इन्वेस्टिगेशन कराया है तो उसमें ये पूरी फेक लिंक किसी ने जोड़ी है फेसबुक से
यूनिवर्सिटी की ओरिजिनल वेबसाइट में 4 अगस्त को सीनियरिटी लिस्ट प्रोफेसरों की अपलोड है, उसके अलावा कुछ भी अपलोड नहीं है। ये एक साजिश है और ये साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है और हम कल इसकी पुलिस एसपी से कंप्लेंट करेंगे और इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कि किस तरह का ये षड्यंत्र विश्वविद्यालय को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों के लिए सरकार ने होम क्वारंटाइन की नई गाइडलाइन जारी की है और इसके मुताबिक कैंसर, मधुमेह, हाई परसेंटेशन, अंग प्रत्यारोपण, HIV समेत दूसरी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को होम क्वारंटाइन नहीं किया जा सकेगा। इन्हें क्वारंटाइन सेंटर पर ही रखा जाएगा। होम क्वारंटाइन के लिए टोल फ्री नंबर 104 या सार्थक ऐप के जरिए आप रैपिड रिस्पांस टीम से संपर्क करना होगा। दूसरों को नसीहत देने से पहले खुद सुधरना जरूरी होता है, लेकिन आमतौर पर लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते। बैतूल की चिचोली नगर परिषद में ऐसा ही एक नजारा सामने आया है, जहां नगर परिषद के अध्यक्ष संतोष मालवीय सहित दर्जन भर पार्षद और परिषद के कर्मचारी कोरोना से लड़ने के लिए शपथ ले रहे थे। शपथ में लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रहे थे, लेकिन शपथ लेने वाले आधे से ज्यादा लोग खुद ही बिना मास्क के खड़े दिखाई दिए। शपथ का ये वीडियो वायरल हो रहा है और नगर परिषद की किरकिरी भी जमकर हो रही है। इंदौर में कोरोना की चपेट में लगातार पुलिसकर्मी भी आ रहे हैं। MIG थाने के थाना प्रभारी इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। TI विजय सिसोदिया की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वे कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने सैंपल दिए थे। कोरोना की पुष्टि होने पर उन्हें निजी अस्पताल भर्ती किया गया है। वहीं बैतूल के चोपना झोला छाप डॉक्टर की हत्या के मामले में 75 दिनों बाद सनसनीखेज खुलासा हुआ। डॉक्टर की हत्या उसकी पत्नी और नाबालिग बेटे ने की थी। हत्या की फर्जी शिकायत करने भी यही दोनों थाने गए थे। हत्या के चश्मदीद गवाह बनी डॉक्टर की बेटी। बताया जा रहा है कि अवैध संबंध की वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पूछताछ में आरोपी पत्नी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी 2 हैं, माँ और बेटा। हाँ, इसमें आरोपी 2 हैं, मृतक की पत्नी और मृतक का बेटा है। सर, इसमें अवैध संबंध को लेकर कुछ बात आ रही है? हाँ, नहीं, अवैध संबंध तो जो है वो ये इलाज वगैरह करता था, झोला छाप डॉक्टर था ये, और बाकी इसके पास कोई डिग्री वगैरह तो थी नहीं। खबर उज्जैन से। अपने आप को IPS अधिकारी और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का रिश्तेदार बताने वाले युवक को उज्जैन STF ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक के पास से 100 से अधिक चेक बुक भी बरामद हुए हैं। पुलिस की माने तो आरोपी ज्योतिर्मय विजयवर्गीय इंदौर का रहने वाला है और अब तक उस पर इंदौर के 2 थाना क्षेत्र सहित मुंबई और उज्जैन में धोखाधड़ी के मामले दर्ज हो चुके हैं। ज्योतिर्मय विजयवर्गीय नाम का व्यक्ति है, इंदौर का रहने वाला है। ये IPS बनकर के और दूसरे कई प्रभावशाली व्यक्तियों का नाम लेकर के कई लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है। अभी ये स्वयं को IPS बता करके इंदौर से भोपाल के लिए टोल टैक्स पे हर जगह इसने स्वयं को IPS बताया और अमलाहा टोल टैक्स पर इसने बताया कि 3-4 लोगों को आपको नौकरी लगानी है और ये कुछ जो नंबर हैं जिनमें लास्ट में सेम डिजिट आते हैं, उस तरह के नंबर इसने ले रखे हैं। सतना के मझगवा, मैहर, रामपुर, रघुराजनगर और नागौद क्षेत्र में बॉक्साइट, लेटोराइट, लाइम स्टोन, क्ले और ओकर की 70 शिथिल खदानें निरस्त होने की कगार पर हैं। सतना जिला प्रशासन ने खनन कारोबारियों पर शिकंजा कसते हुए 70 खदानों के निरस्तगी की प्रस्ताव सरकार को भेजा है और साथ ही जिले की 80 अन्य लीजों की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। इन लीजों में सांसद गणेश सिंह की पत्नी, पूर्व मंत्री के पुत्र, भाई समेत सतना कटनी के तमाम खनिज कारोबारियों का नाम शामिल है। महज 12 साल की उम्र में 12वीं कक्षा की परीक्षा पास करने वाली तनिष्का सुजीत का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। वंडर गर्ल के नाम से मशहूर तनिष्का मध्य प्रदेश की पहली छात्रा हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में 12वीं की परीक्षा पास करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तनिष्का को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने ग्रैंड मास्टर के अवार्ड से नवाजा है और साथ ही तनिष्का 10 भाषाएं जानती हैं और आंखों पर पट्टी बांधकर किताबें भी पढ़ लेती हैं। उनके पिता की कोरोना के चलते 2 जुलाई को मौत हो चुकी है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।